और खास करके प्रॉपर एजुकेशन, यह किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज जो बहुत लोग एजुकेशन का मीनिंग केवल इंफॉर्मेशन से ले रहे हैं, और यही कारण है सारी समस्याओं का, क्योंकि एजुकेशन को लोग महज इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। थ्रू द एजेस एजुकेशन में समय के अनुसार चेंजेज आए, चाहे ईस्ट की बात हो या वेस्ट की बात हो। हमारे यहाँ शुरू में वेदाज एजुकेशन के सब्जेक्ट थे, जिसका मीनिंग होता है कि टू नो, जानना। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वेदाज के साथ साथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, क्योंकि लोगों ने अरण्य में, फॉरेस्ट में जाकर के चिंतन किया तो आरण्यक आया। आगे जो समस्याएं उठी उसमें उपनिषद आया, और उपनिषद अपने अर्थ में ही बहुत गंभीर सब चीज है। जहां उप का अर्थ समीप होता है, नी का अर्थ ध्यानपूर्वक होता है, और सद का अर्थ बैठना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, अविद्या का नाश करना और तजन दुखादि को शिथिल करना होता है। आगे धर्म सूत्राज, गृह सूत्राज, श्रव सूत्राज, सारे सूत्राज आए। ये सारे हमारे एजुकेशन के सब्जेक्ट थे, और उसी समय हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे सेंटर थे। उस नालंदा में जहां 100 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, जहां 8 बड़े बड़े प्रेमिसेज थे, 8500 स्टूडेंट थे, 1500 टीचर्स थे, जहां लगभग 6 बच्चों पर 6 पर 1 टीचर होते थे, और सारे विद्वान होते थे। लगभग ऐसे 50 टीचर्स होते थे जो कि 50 सब्जेक्ट को जानते थे। और वहाँ के चांसलर खुद वेंसांग लिखता है कि वहाँ के जो चांसलर थे शीलभद्र, वो 100 सब्जेक्ट के जानकार थे। इसी के चलते भारत सोने की चिड़िया थे, और लोग आते थे, कई चीज़ों के जानकार थे, कई सब्जेक्ट के जानकार थे, कई मैटर के जानकार लोग होते थे। वहाँ इतने बड़े बड़े लाइब्रेरी थे, इतने अधिक टेक्स्ट वहाँ पर थे। वहाँ पर खास करके बुद्धिज्म से संबंधित तो बहुत सारी किताबें थी, योगा से, सांख्य से, न्याय से, वैशेषिक से, इन सारे ग्रंथों से। क्योंकि उस समय तक पेपर नहीं आया था, क्योंकि पेपर 14वीं सेंचुरी में आया, और उसके पहले नालंदा खत्म हो चुका था, तो सारे तार पत्रक पर लिखे हुए होते थे। बाद में इस्लाम का दौर आया, और इस्लाम के दौर में कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये सारे सब्जेक्ट हुए एजुकेशन के। जब ब्रिटिशर्स आए तो उसकी उन लोगों को जो हमारा एंशिएंट, जो भी हमारा चल रहा था, उसको ख़त्म करना था, और एजुकेशन को एक नया रूप देना था। मैकाले का सिस्टम आया, 1854 में वुड डिस्पैच आया। उसके रिकमेंडेशन पर तीनों प्रेसिडेंसी में 3 यूनिवर्सिटीज खुले। आगे प्राइमरी एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन आया 1882 में, फिर 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया। आफ्टर 2 इयर्स यूनिवर्सिटी एक्ट आया। 1917 में सैडलर कमीशन आया, और कई यूनिवर्सिटीज खुले। एक्चुअली 1913 के बाद से टीचिंग यूनिवर्सिटी का दौर शुरू हुआ। उसके पहले केवल एग्जामिनी यूनिवर्सिटी होते थे, हमारे सिलेबस बाहर से तय होते थे, ब्रिटेन से तय होते थे। लेकिन इसके बाद से टीचिंग यूनिवर्सिटी का दौर आया। आगे चल करके हम 29 में हार्टोग कमेटी आया, 44 में सार्जेंट प्लान आया, आफ्टर इंडिपेंडेंस राधाकृष्णन कमीशन आया 48 में, और 64 में कोठारी कमीशन का नींव रखा गया, जो मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। समय के साथ चेंजेज आए। राजीव गांधी के टाइम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 1986 में। अभी भी चेंजेज आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का एक अलग ढंग आया, समग्र मूल्यांकन का दौर आया,
और सबसे बड़ी परेशानी हुई कि छोटे बच्चों पर बुक का बोझ कैसे कम किया जाए। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कुछ वैसे ढंग से मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि हमारे एंशिएंट सिस्टम में एग्जामिनेशन का जो सिस्टम था कोई फिक्स टाइम नहीं होता था, और लगता था गुरु को कि अब एग्जाम लेने लायक कोई बच्चा हो गया है तो उसका एग्जाम ले लेते थे। जब समय फिक्स कर दिया गया कि ये 1 ईयर का सिलेबस है, स्वाभाविक है टेंशन होगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम जब फिक्स होगा टेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु को लग जाए कि मेरा छात्र परीक्षा लायक हो गया है तो उस समय एग्जाम ले ले, तो उसमें अंत पता चलता है कि लगता है कि मेरी परीक्षा हो रही है, तब तक परीक्षा हो भी जाती है। और ये सारे जीवन के संस्कार से जुड़े हुए हैं। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार हैं, और उस समय से लेकर के और दीक्षांत समारोह तक आज भी कन्वोकेशन होते हैं, जहाँ के लोगों को कहा जाता है कि जाइए आप अपना समाज में योगदान दीजिए। परसों में हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है, और होना भी चाहिए, कि एजुकेशन का मतलब कि समाज को कंट्रीब्यूट कीजिए। बल्कि हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में भी इस धरती से पलायन करने का नहीं कहा गया है। न तो प्रवृत्ति की मार्ग कहते हैं, न निवृत्ति की मार्ग कहते हैं, बल्कि निष्काम कर्म की बात कहते हैं कि सबके बाद आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कीजिए, सामाजिक रूप से आपका क्या दायित्व होता है इसको निभाइए। तो वहीं हम टीचर्स के पास भी उस दायित्व को निभाने का दौर है, क्योंकि हमारा ग्लोरियस पास्ट है और गोल्डन फ्यूचर का निर्माण करना है। इन बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है, और हम एक बेहतर भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।